पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग की फाइट स्क्विड मॉन्स्टर के साथ हो रही होती है, लेकिन कैंग किसी तरह से उस स्क्विड मॉन्स्टर को हरा देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे एक्वायर्ड पॉइंट भी मिलते हैं और उसके साथ साथ उसकी बहुत सारी अचीवमेंट भी क्लियर हो जाती है। पर जब कैंग पानी से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि बार्ली की बेटी रूडी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है, जिसकी वजह से बार्ली की बीवी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बार्ली कैंग से पूछ रहा होता है, हीलर कैंग जल्दी से मेरी बेटी को चेक कीजिए और बताइए क्या ये ठीक हो जाएगी। तो कैंग उसकी बेटी को चेक करते हुए बताने लगता है, इसको हाइपोथर्मिया हुआ है, इसीलिए सबसे पहले हमें इसे वार्म करना होगा। मैं आग जलाता हूँ, तुम इसे ब्लैंकेट में लपेट दो ताकि ये थोड़ी गर्म रह सके, और अगर हो सके तो इसके गीले कपड़े भी बदल दो ताकि ये और ज़्यादा अच्छी तरह से सूख जाए। लेकिन तभी किम कैंग से कहने लगता है, हीलर कैंग जल्दी से आसमान की ओर देखिए। तो कैंग किम की बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और आसमान की ओर देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि अभी बारिश होने वाली है, जिसे देखते हुए कैंग कहने लगता है, शिट ये तो बहुत ज़्यादा मुसीबत की बात होने वाली है। और फिर कैंग बार्लिक से पूछने लगता है, अभी हमें टेराकोटी पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा। तो बार्लिक बताने लगता है, अगर हम टेराकोटी जाने के लिए फास्टेस्ट रूट भी पकड़ेंगे तो भी हमें वहां पर पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे। ये सुनकर कैंग कहने लगता है, हम वहां पर टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमें आज रात को इसी रेड फॉरेस्ट में रुकना होगा ताकि हम रेन को अवॉइड कर पाएं, जिसकी वजह से बार्ली की बेटी को और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और फिर वो सभी लोग धीरे धीरे कर रेड फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी कैंग आसपास में देखते हुए सोचने लगता है, तो ये रेड फॉरेस्ट है, यहाँ पर तो सब कुछ लाल ही लाल है। इधर किम भी आसपास की चीज़ों को देखते हुए कहने लगता है, यहाँ की तो घास, पेड़ और अगर देखा जाए तो मिट्टी भी पूरी तरह से लाल है। किम की बात सुनते हुए बार्लिक बताने लगता है, यहाँ के सभी जानवर भी लाल हैं, और अगर तुम रेड फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले लोगों की बात करो तो वो भी रेड फॉरेस्ट से अफेक्ट हुए हैं, इसीलिए टेराकोटी के सभी लोग ब्राउन हैं और उनके सभी के रेड हेयर है। फिर बार्लिक की बीवी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए किम से बोलने लगती है, तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर फॉरेस्ट के अंदर बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं। ये सुनकर किम बार्लिक की बीवी से पूछने लगता है, ऐसा क्यों, क्या यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बार्लिक की बीवी बताने लगती है, ऐसा नहीं है, हमने विलेज में जाने के लिए बहुत सारे साइन भी लगाए हैं और वहाँ का रास्ता भी वैसे तो सीधा ही है, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता। और मजिशियन कहते हैं कि ये सब कुछ रेड फॉरेस्ट की स्ट्रेंज पावर की वजह से होता है, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर खो जाते हैं। पर कैंग बार्लिक की बीवी की बात को बीच में काटते हुए सीरियस होकर कहने लगता है, सभी लोग, कोई भी नहीं हिलेगा। और फिर वो अपनी इन्वेंट्री से अपने डैगर को बाहर निकालने लगता है। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर बार्लिक की बीवी पूछने लगती है, डॉक्टर कैंग आखिरकार क्या हुआ है। पर कैंग बार्लिक की बीवी को कोई भी जवाब नहीं देता और अपने डैगर को झाड़ियों की ओर करते हुए कहने लगता है, छुपना बंद करो और बाहर निकल आओ। कैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि झाड़ियों के अंदर से एक आदमी धीरे धीरे कर बाहर निकलने लगता है और कहने लगता है, ओह तो तुमने मुझे नोटिस कर लिया। और फिर वो झाड़ियों से बाहर निकलकर कैंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पर तभी पास के पेड़ से एक लड़की कूदकर जल्दी से कैंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उनके पास हथियार भी होते हैं। तो उन लोगों को देखकर बार्लिक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये तो रेड रोड गैंग है। रेड रोड गैंग का नाम सुनकर किम कंफ्यूज हो जाता है और पूछने लगता है, आखिरकार ये रेड रोड गैंग क्या है। तो बार्लिक बताने लगता है, ये एक गैंग है जो फॉरेस्ट के अंदर काम करती है और ये ट्रैवलर्स के सामानों को चोरी करते हैं। इस गैंग के सभी मेंबर्स के रेड हेयर है और ये किसी भी रेड हेयर के आदमी को नहीं लूटते और इनकी गैंग में भी ये सिर्फ रेड हेयर के लोगों को ही लेते हैं। तो ये सुनकर किम सोचने लगता है, फिर तो इन्हें अपनी गैंग का नाम बदलकर रेड हेयर क्लब रख देना चाहिए। सच में कोई रेड हेयर वाले लोगों से इतना ज़्यादा ऑब्सेस कैसे हो सकता है। तभी वो रेड हेयर गैंग का एक मेंबर कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम लोगों में से एक हीलर है और मुझे तुम्हारे रेड हेयर लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए सिर्फ मुझे हीलर दे दो। ये सुनकर कैंग अपने डैगर को आगे करते हुए कहने लगता है, तो तुम एक हीलर को किडनैप करने आए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे किसी मेंबर को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। ये सुनकर वो गैंग वाले कहने लगते हैं, शट अप और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर, नहीं तो तुम सभी लोग यहाँ पर
पर मारे जाओगे। तो उनकी बात सुनते हुए कैंग सोचने लगता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है और ये लोग हमारे टाइम को और ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि इन्हें जल्दी से ख़त्म कर हमें एक सेफ पैलेस को ढूंढना चाहिए। पर तभी कैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचने लगता है रुको सेफ पैलेस, और फिर वो बोलने लगता है एक्सक्यूज मी रेड रोड गैंग मेंबर्स, हम लोगों में से एक मेंबर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि हम एक रात के लिए तुम्हारे हाइड आउट का इस्तेमाल कर लें। कैंग की ये बात सुनकर वो रेड गैंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वो कहने लगती है क्या आखिरकार तू सोच क्या रहा है। तो कैंग आसमान की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है वो तो तुम देख ही सकते हो, आसमान में अभी बारिश होने के आसार है और जल्दी ही यहाँ पर बारिश होने वाली है। तो कैंग की बात सुनकर वो रेड गैंग वाले कहने लगते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या तुझे हम होटल लगते हैं कि तुम आकर हमारे यहाँ पर रहोगे। इधर हम किम को देखते हैं जो कि बार्लिक की फैमिली को दूर कर रहा होता है और बोल रहा होता है हमें इन सभी लोगों से दूर रहना चाहिए। पर इधर कैंग एक इविल स्माइल देते हुए कहने लगता है अगर तुम हमें तुम्हारे हाइड आउट पर रुकने दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी शिकायत एडवेंचरर गिल्ड में नहीं करूँगा। कैंग की ये बात सुनकर तो रेड हेयर गैंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहने लगते हैं आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। और ये बोलते हुए रेड गैंग सीधे कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है। इधर वो रेड गैंग की लेडी मेंबर अपने दोनों हाथों में डैगर को पकड़ते हुए कैंग से कहने लगती है तू हमारी शिकायत तभी तो करेगा जब तू जिंदा बचेगा, पहले मेरी वार से बचकर दिखा। और फिर वो सीधे कैंग के ऊपर डबल स्लैश अटैक कर देती है। पर कैंग की स्पीड उस लड़की से बहुत ज़्यादा होती है और वो तेजी से नीचे झुकते हुए उसके वार को डोज कर लेता है और तुरंत ही काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। और फिर कैंग अपने डैगर को पकड़कर उस निचले हिस्से से सीधे रेड गैंग की लेडी के सर पर वार करता है, जिसकी वजह से वो एक ही वार में बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। लेकिन इधर वो रेड गैंग का दूसरा मेंबर कैंग के ऊपर तेजी से अटैक करता है, लेकिन कैंग उसके अटैक को भी बड़े आराम से डोज कर लेता है और सीधे उसे एक खतरनाक लात मारता है, जिसकी वजह से वो गैंग मेंबर बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर वो धीरे धीरे खड़े होते हुए कहने लगता है सच में तू बहुत ज़्यादा फास्ट है, आखिरकार तू इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। तो वो रेड गैंग की लेडी मेंबर कहने लगती है ये पक्का ही अपनी किसी स्किल का यूज कर रहा है, नहीं तो कोई भी आदमी इतना ज़्यादा फास्ट कभी भी नहीं हो सकता। उस लेडी की बात सुनते ही वो दूसरा लड़का जल्दी से एक मैजिक स्क्रोल को निकालने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है अब तो तेरा काम खत्म हो गया। और ये बोलते हुए उसके पीछे एक मैजिक फॉर्मेशन बनने लगता है, जिसके अंदर से बहुत सारी मैजिक चैन्स बाहर निकलती हैं और वो सीधे जाकर कैंग को बांध लेती हैं। कैंग जैसे ही उन चैन से बंधता है तो सोचने लगता है ओह तो ये करप्टेड मानर रिस्ट्रक्शन चैन है, जिसकी वजह से कोई भी आदमी अपने माना का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रेड गैंग का मेंबर तेजी से कैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है अब तो तू कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन चैन्स के अंदर तू अपनी किसी भी स्किल्स का यूज नहीं कर सकता, इसीलिए अब तुझे यहाँ पे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो चैन्स धीरे धीरे कर टूट रही होती हैं और अचानक से वो सारी चैन्स टूट जाती हैं। और फिर कैंग कहने लगता है लेकिन मैं तो किसी भी चीज तरह से माना को यूज ही नहीं करता, फिर ये चैन मुझ पर कैसे असर कर सकती हैं। उन चैन्स को ऐसे टूटते हुए देखकर वो रेड गैंग का मेंबर कहने लगता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और सीधे उसको एक खतरनाक घूसा जड़ देता है, जिसकी वजह से वो गैंग मेंबर कुछ भी नहीं कर पाता और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तो उसे ऐसे जमीन पर गिरे हुए देखकर वो रेड गैंग की लेडी मेंबर भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कैंग को देखते हुए उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो बोल रही होती है आखिरकार हमारा इस मॉन्स्टर के साथ सामना कैसे हो सकता है। लेकिन इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और फिर वो मुस्कुराते हुए उस लड़की पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो रेड गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं और उनमें से वो लड़का कहने लगता है हम माफ़ी चाहते हैं, हमें आप पे अटैक नहीं करना चाहिए था। और इधर वो लड़की कहने लगती है हम तुम्हें सेफली हमारे हाइड आउट तक ले जाएंगे, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग
कैंग और उनके साथियों को अपने हाइड आउट तक ले आते हैं। वहाँ पर एक चट्टान के पीछे उनका हाइड आउट होता है, तो वो लड़का बताने लगता है यहाँ पर हमारा हाइड आउट है, और फिर वो वहाँ पे एक चट्टान के ऊपर अपने एक मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से उस पहाड़ के पास से वो चट्टान सरक कर दूर हो जाती है और उस पहाड़ के अंदर एक गुफा दिखाई देने लगती है। फिर वो सभी लोग धीरे धीरे कर उस गुफा के अंदर बढ़ने लगते हैं, लेकिन हम कैंग को देखते हैं जो कि कुछ सीरियस लग रहा होता है और वो आसपास में देख रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग घायल पड़े हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। किसी के पेट में दर्द हो रहा होता है तो किसी के सर में। तो उन लोगों की ऐसी हालत देखकर किम कहने लगता है, ओह सच में ये तो कितना ज़्यादा पेनफुल दिख रहा है। इधर कैंग भी उन रेड हेयर गैंग वालों से पूछने लगता है, क्या तुम इसीलिए एक हीलर को ढूंढ रहे थे? कैंग की बात सुनकर वो गैंग मेंबर कहने लगता है, हाँ यही बात है, क्योंकि ये पहले तो बिल्कुल ही नॉर्मल थे, लेकिन अचानक से पता नहीं यहाँ पर क्या हुआ और इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। इसका कारण मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक हीलर को लेकर यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि एक हीलर शायद इन्हें हील करने में कामयाब हो जाए। पर तभी गुफा के अंदर से किसी की आवाज़ आती है, आखिरकार तुम लोग कौन हो? और उसकी ऐसी बात सुनकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं और उस ओर देखने लगते हैं। इधर कैंग भी उस ओर बड़े ही गौर से देख रहा होता है और उसे देखते हुए सोचने लगता है, ये पक्का ही इस रेड रोड गैंग का कैप्टन होगा। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।